हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पहले टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स हो गया था कि सैटरडे आपका बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर लगेगा। पिछले कई दिनों से क्योंकि मैंने सोचा स्टैट्स कंप्लीट कर दूं, आपका सेंट्रल टेंडेंसी कास्ट अकाउंट पर भी मैं पहले टॉपिक पर आ चुका हूं। पिछले कई दिनों से मेरे मन में ख्याल था कि सैटरडे वाला जो दिन है वो मैं हर साल ऑफलाइन क्लासेस में भी बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया करता था और अभी भी मुझे वही पढ़ाना है। इस वजह से इसको देर करने का कोई फ़ायदा नहीं। सैटरडे वाले लेक्चर पर एक बेहतर नोट्स आप बना लिया करिए। आपको अभी किताब की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको 1-2 लेक्चर यूट्यूब पर लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये बिजनेस फाइनेंस को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहा जाता है। फाइनेंस का नेचर दो होता है, एक प्राइवेट फाइनेंस, ये गवर्नमेंट फाइनेंस। जो गवर्नमेंट फाइनेंस है उसको पब्लिक फाइनेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो प्राइवेट फाइनेंस है वही बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसका इंट्रोडक्शन भी मैंने किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट की एक ऐसी व्यवस्था जो पैसे के तरफ जाती हो, जो कैपिटल की बात करती हो, अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल की बात करती हो, कैपिटल बजट की बात करती हो, डिफरेंट पॉलिसी की बात करती हो, सोर्सेज ऑफ फंड की बात करती हो, एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करती हो। कहने का मतलब केवल पैसे की तरफ घूमती हो। फाइनेंशियल कहते नहीं, आपके पास वित्त विभाग है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी धन की देख रेख कुबेर के पास होती थी। अगर इसको हम ऐतिहासिक बात करें तो कुबेर की व्यवस्था को ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते थे। कुबेर को आपने सुना होगा, जो रामायण की बात है जिसमें उस समय ऐतिहासिक रूप से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुबेर के पास था, वही बात है। ऐसे देश का एक वित्त व्यवस्था होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, और ऐसे हर व्यवसाय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। हमको उसी के बारे में डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर पे मैंने आपको लीवरेज एनालिसिस बताया था। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने शुरू किया था लीवरेज एनालिसिस, जो मैं आपको बताया था। इसके बारे में मैंने जब आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था एक टर्म हमने फिजिक्स से, मैकेनिकल साइंस से उधार लिया है। ये टर्म कहाँ से आया हुआ है? ये टर्म्स हमारा साइंस या आप कह सकते हैं फिजिक्स की ही बात है। भौतिक विज्ञान हिंदी में, साइंस में फिजिक्स की बात करता है, वहां से हमने इसको उधार लिया है। दिस टर्म इज बोरोड फ्रॉम द फिजिक्स, मैकेनिकल साइंस ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। ये टर्म वहां से पैदा होता है, और ये टर्म कहता है कि जो फिजिक्स में एक ऐसी मशीनरी फिजिक्स में एक ऐसी मशीनरी है जो कम वेट के आधार पर, न्यूनतम भार के आधार पर, कम वेट के आधार पर अधिक वेट का टर्नओवर करती थी। शक्ति कम लगाइए, ताकत कम लगाइए, और अधिकतम वेट का टर्नओवर करती थी। ये मशीन क्या करती थी? इसमें पावर आपको कम चाहिए थी, मिनिमम पावर एंड मैक्सिमम वेट टर्नओवर। ये जो शब्द आया इसका मतलब भी आप जान लें। मैकेनिकल साइंस की ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिक्स डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से पैदा हुआ है शब्द है लीवरेज एनालिसिस। इस शब्द का इस्तेमाल फिजिक्स में हम लोग करते थे। मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ वेट विद द हेल्प ऑफ मिनिमम पावर, न्यूनतम शक्ति के आधार पर
अधिकतम अधिकतम बेड का टर्नओवर करने उठाने की बात आती है, एक ऐसी मशीनरी से लगाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सवाल ये कहता है, ये टर्म का मैंने ओरिजिन बताया था आपको, कंसेप्ट भी मैंने बताया था, लेकिन ये तो साइंस की बात है। विज्ञान में आपने न्यूनतम ताकत के आधार पर, न्यूनतम शक्ति के आधार पर, मिनिमम पावर के बेस पर आपने मैक्सिमम टर्नओवर आप बेड कर दिया। अब सवाल उठता है कि इसका कॉमर्स में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप जाने ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताता है कि किसी व्यवसाय में जो खर्चे होते हैं, अस्थायी खर्चे फिक्स का, जैसे सैलरी देना है, जैसे रेंट देना है, अस्थायी खर्चों के वर्कलोड को कम करता है। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज अप्लाइड फॉर द रिडक्शन इन बर्डन ऑफ फिक्स कास्ट। इट इज अप्लाइड फॉर द रिडक्शन मतलब कमी करना, रिडक्शन इन बर्डन ऑफ फिक्स कास्ट, अस्थायी खर्चों के बर्डन में कम करने की बात करता है। तो दोनों बातें हमने उस दिन बताया था इंट्रोडक्शन पॉइंट में। अब मैं इसको थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप भी नोट्स बनाएंगे जब भी, मैं क्योंकि एक बार पढ़ा चुका हूँ, एक बार मैं आपको इसको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। यूट्यूब पर इसका फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर पड़ा होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों की बात है, इस वजह से हमने एक बार फिर से रिवाइज करना उचित समझा। लेकिन अब हर सैटरडे आपका लेक्चर लगेगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस टर्म इज बोरोड मतलब लिया गया, बोरोड फ्रॉम फिजिक्स। इस टर्म को आपने फिजिक्स से लिया है, जिसका मतलब क्या होता था, which means maximum turnover of, यहाँ टर्नओवर का मतलब सेल से नहीं है, टर्नओवर मतलब उठाने से है। मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ बेड with the help of मिनिमम पावर। यानी फिजिक्स में या मैकेनिकल साइंस ब्रांच में एक ऐसी मशीन, एक ऐसा टूल्स जिसका उपयोग हम न्यूनतम ताकत के आधार पर अधिकतम वेट का टर्नओवर, अधिकतम वेट को उठाने से, इसका मतलब साइंस में कि इंस्ट्रूमेंट होता है। इट मीन्स लीवरेज, is an instrument of फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का एक, इसको टूल्स माना जाता है, इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, जिसका एप्लीकेशन किस में होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसी मशीनरी जिसको एक मशीन माना जाता है, जिसका उपयोग हम किस काम में करते हैं, भी हमने आपको बता दिया कि ये आपको मान लीजिए बेट का टर्नओवर करना है, बेट, ये बेट है, और हेल्प किसकी चाहिए, ताकत। देखिए पैर से ही ताकत की मजबूती दिखती है, यानी मिनिमम पावर, ये न्यूनतम शक्ति के आधार पर अधिकतम वेट का टर्नओवर करना, लीवरेज एनालिसिस था इन फिजिक्स की बात। लेकिन हम लोग जब आते हैं कि अभी तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं, कॉमर्स में इसका क्या इस्तेमाल है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लीवरेज एनालिसिस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको भी हम लोग जाने। ये पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट हम लोग जान ले इसको, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट
या बिजनेस फाइनेंस की बात। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट it explain about the effect of fixed cost, अस्थायी खर्चों का प्रभाव बताता है इन बिजनेस। कोई भी कंपनी हो, कोई व्यापार हो, कोई भी घर हो, अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिजनेस में इसका एप्लीकेशन होता है अस्थायी खर्चों के प्रभाव को बताने में। अस्थायी खर्चों के प्रभाव, और अस्थायी खर्चों का प्रभाव क्या है आप जानते हैं। कभी भी आप देख लें, जिस दिन आपने अस्थायी खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिए, जो आपके अस्थायी खर्चे हैं, आप देखिए रिलेशन में आपको दिखा दे रहा हूं। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ग्रास प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, जिस पर हमने ना तो टैक्स दिया है ना तो हमने इंटरेस्ट पे कर रखा है। तो अस्थायी खर्च और ईबीआईटी का एक रिश्ता होता है, एक संबंध होता है। सवाल क्या है इसमें, अस्थायी खर्चे जैसे आपके बढ़ने लगे, जैसे जैसे आपके अस्थायी खर्चे बढ़ने लगेंगे उसी तरीके से आपकी प्रॉफिट डाउन होने लगी, आपका प्रॉफिट कम होने लगे। यानी इनके बीच रिश्ता कैसा होता है, इनके बीच रिश्ता जो होता है रिलेशन, वो इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स मतलब होता है विपरीत, उल्टा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बिजनेस फाइनेंस में लीवरेज शब्द का इस्तेमाल अस्थायी खर्चों के प्रभाव को बताने के लिए होता है। इट एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट इन ए बिजनेस। व्यवसाय की बात है, बताते हैं कि अस्थायी खर्चे, जैसे आपका किराया 10,000 था, 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 40,000 हो, तो आपके खर्चे बढ़ गए। आप सैलरी की बात करें, अस्थायी खर्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं प्रॉफिट पर बड़ा असर पड़ता है, और अस्थायी खर्चे जैसे जैसे कम होते जाते हैं बच्चों, वैसे वैसे प्रॉफिट आपका ग्रोथ करने जाता है। अभी यही अस्थायी खर्च आपका कम हो जाए, डाउन हो जाए, या आपका डाउन होगा। ये तो मैंने आप वाली सिचुएशन बताई कि खर्चे जब भी बढ़ेंगे तो प्रॉफिट आपका डाउन हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। और खर्चे जैसे डाउन होने लगेंगे आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, ये प्रॉफिट आपका अप कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो बिजनेस फाइनेंस में लीवरेज एनालिसिस का उपयोग हम क्यों करते हैं जान लें। इट एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन ए बिजनेस। किसी व्यवसाय में अस्थायी खर्चों के प्रभाव को जाहिर करता है, और रिलेशन मैंने आपको बताया। तो दूसरा पॉइंट भी मैं बताऊं, लीवरेज एक्सप्लेन about the रिडक्शन इन बर्डन। बहुत देहाती भाषा का इस्तेमाल में कर रहा हूं। रिडक्शन इन बर्डन मतलब बर्डन में, दबाव में कम करना। रिडक्शन इन बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑन बिजनेस, यानी व्यवसाय पर अस्थायी खर्चों के भार में कमी करता है। ये बताता है कि हम एक ऐसा कंसेप्ट आपको देने चल रहे हैं जिसके बेस पर आप अस्थायी खर्चों को कम कर सकते हैं। और जिस दिन आपके अस्थायी खर्चे कम होने लगे, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन की बात हो चाहे व्यवसायिक जीवन की बात हो, आप बड़े व्यापारी बन रहे हैं, आप अपने खर्चों पर नियंत्रण करिए, अपने उम्मीद को कम करिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अस्थायी खर्चे जैसे जैसे कम होंगे व्यवसाय वैसे ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट ग्रोथ कर जाएगा, ये बात है। तो सवाल को आपको समझना है। जैसे मैं मान लीजिए बिल्डिंग किराया सपोज करिए, मान लीजिए 50,000 रुपए पर मंथ देता हूं, सपोज करिए, और मेरा रेंट जो है कम हो जाए, 30,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, 10,000 हो जाए, तो सीधे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसकी वजह से। ये बात, अस्थायी खर्चों पर नियंत्रण कर ले जाना सबके बस की बात नहीं है। ये पहली बात तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें कम करेंगे,
कमी करेंगे उसी तरीके से आपके प्रॉफिट ग्रोथ करेगा। ये कौन बताता है? मैंने, ये लीवरेज बताता है। जब भी आप लिखेंगे लीवरेज की बात, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है कि जो डेब्ट कैपिटल है पूंजी की बात करता है। आप डेब्ट का मतलब जब उधार लेकर के आप ब्याज देते हैं। अस्थायी खर्चों में क्या क्या चीजें आता है? किराया आ गया, रेंट की बात कर लें, हम सैलरी की बात कर लें, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर लें, ये सब क्या है? सब अस्थायी खर्चे। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर लें, लाइसेंस फीस की बात कर लें, ये सब अस्थायी खर्चे हैं। इसमें कमी करने का मतलब समझ गया? इसमें कमी करने का मतलब क्या है? जैसे इस समय आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सैलरी 50%, या रेंट की बात अगर कर लें, रेंट भी कम हो गया, इनसे क्या होता है? इसका असर पड़ेगा सीधे कि उनकी अर्निंग पर असर पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे बैंक ने कहा दिया कि हम आपका ब्याज माफ कर देंगे, तो बैंक वाले का भले नुकसान हुआ, लेकिन जिस बिजनेसमैन ने लोन ले रखा था उस कोरोना पीरियड में उनका फायदा हो रहा है। अगर ऐसा निर्देश है, वो बात की बात है कि उस पर बात शुरू हो गई कि नहीं, हम ब्याज माफ करने की बात नहीं किए थे, हमने केवल किस्तों को आगे बढ़ाने की बात करा था, वो बात दूसरी। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर हम मान लें कि इनमें कमी हो गई है या किसी तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ये सीधे बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। पॉजिटिव का मतलब होगा फेवरेबल इफेक्ट। और यही बात आपको मार्केट में सिखाता है, बिजनेस फाइनेंस के मार्केट में सिखाता है लीवरेज, कि हाउ टू कंट्रोल फिक्स कास्ट। हम अस्थायी खर्चों को कैसे कंट्रोल करें। जब भी हम अस्थायी खर्चों को कंट्रोल करेंगे, हमारा प्रॉफिट ग्रोथ करेगा। यही टेक्निक है। इनडायरेक्टली लीवरेज एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक होती है बच्चों, जो किसी न किसी बिजनेस को, किसी न किसी कंपनी को, किसी न किसी फाइनेंशियल कंसर्न को एक पॉजिटिव रास्ता दिखाता है ग्रोथ करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये चीज मैंने आपको बताया था, दोनों शब्दों को मैंने बताया कि कॉमर्स में इसका क्या इस्तेमाल है और साइंस में क्या इस्तेमाल है, दोनों बातों को मैंने बताया। अब हम तीसरी बात आपसे करने चल रहे हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि लीवरेज एनालिसिस को पढ़ने के लिए आपको एक मार्जिनल कॉस्ट शीट का सहारा लेना पड़ता है। फाइनेंस में एक मार्जिनल कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। मार्जिनल कॉस्ट शीट इज used in financial management for the application of leverage analysis। जो टेक्निक आप पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए मार्जिनल कॉस्ट शीट को जानना आपको बहुत जरूरी है। और मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या बताता है, ये भी एकदम कॉस्ट शीट की तरह बनता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट शीट क्यों कहते हैं, इसका मैं फॉर्मेट आपको बताने चल रहा हूँ। अब मार्जिनल कॉस्ट शीट की बात हो गई है, तो मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसे बनेगा ये भी हम लोग जान लें। मार्जिनल कॉस्ट शीट का एक छोटा सा फॉर्म इस्तेमाल होगा आपने, इसको आपको ध्यान रखना है। सेल्स, जितना भी सेल वैल्यू होगा, लेस टीवीसी, टोटल वेरिएबल कास्ट। टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कास्ट। इसको यहां से माइनस करेंगे हम लोग, तो आता है कंट्रीब्यूशन। फाइनेंस का लैंग्वेज जानना आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कंप्यूटर की भाषा आपको जानना जरूरी है, उसे फाइनेंस की लैंग्वेज जानना आपको बहुत जरूरी। कंट्रीब्यूशन, हालांकि ये चीज मैं पढ़ा चुका था, लेकिन मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। लेस टीएफसी, टोटल फिक्स कास्ट, इसको आप माइनस करेंगे, तब आपका आ जाएगा प्रॉफिट। यह प्रॉफिट का मतलब आप इसको ध्यान में रखेंगे, इसको आप बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी। लेस, अगर आपने गवर्नमेंट को
इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी गवर्नमेंट की बात मैंने करी, जिससे आपने लोन ले रखा है उसका आपने इंटरेस्ट दे दिया, ये इसको माइनस कर दिया तो बचेगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेस कहीं आपने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यही शेयर होल्डरों का या कंपनी के मालिक का मेन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे फटाफट एक मार्जिनल कॉस्ट शीट हम लोग जान लें। क्वेश्चन है जैसे सेल वैल्यू आपकी दे रखी है ₹8 लाख, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2,50,000, टोटल फिक्स कॉस्ट 3 लाख। प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट शीट। इस कॉस्ट शीट को इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि पूरे लीवरेज में बच्चों इस कॉस्ट शीट का आपको हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमेशा हमेशा इसी फॉर्मेट में हम लोग काम करेंगे। सेल्स माइनस टीबीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस टीएफसी इज इक्वल टू ईबीआईटी, और इसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो बचेगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, और टैक्स पे कर दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। इसी फॉर्मेट पर पूरा लीवरेज एनालिसिस डांस करता है, ध्यान रखिएगा। फिर आज छोटा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया एक बार हम लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग काफी करेंगे क्वेश्चन के लिए। मार्जिनल कॉस्ट शीट के बारे में सेल्स आपका 8 लाख है, टीबीसी 2,50,000, कंट्रीब्यूशन आपका 5,50,000 आ गया, लेस टीएफसी 3 लाख, ये आपका ईबीआईटी आ गया। थोड़ा सा कंसेप्ट था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी एक ऐसा प्रॉफिट जिस पर हमने ना तो अभी टैक्स दिया है ना तो इंटरेस्ट पे कर रखा है, ये है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, 2.5 लाख रुपए आपका दे रखा है। अब सवाल ये उठता है, ये मैं 3 चीजें आपको बताया, मैं फिर से रिवाइज कर दूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज शब्द जो आया है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का शब्द नहीं था, वो मैकेनिकल साइंस ब्रांच था फिजिक्स का, वहां से आया, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते थे मैक्सिमम टर्नओवर ऑफ बेड विद द हेल्प ऑफ मिनिमम पावर। लेकिन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल हम लोग किए अस्थायी खर्चों के प्रभाव को जानने के लिए। जैसे रावण का प्रभाव था खतरनाक रामायण में, उसी तरीके से अस्थायी खर्चों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बिजनेस में, मैंने आपको समझाया, और उन्हीं अस्थायी खर्चों के प्रभाव को बताता है। इट एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन ए बिजनेस एंड इट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप बताता है वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको। रिलेशनशिप बिटवीन द ईबीआईटी एंड फिक्स्ड कॉस्ट, इनके बीच का रिश्ता भी बताता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे खर्चों में कमी होती जाएगी बच्चों, उसी तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे खर्चे बढ़ते जाएंगे आपके बच्चों, उसी तरीके से प्रॉफिट आपका कम होता जाएगा। इसी रिश्ते को बताता है, इनवर्स रिलेशन को बताता है। तीसरी बात हमने बताया कि लीवरेज एनालिसिस का एप्लीकेशन जानने के लिए, इस तकनीक के अंदर इनकी गहराई जानने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मेट जानना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट शीट का, जो मैंने आपको बताया। अब हम चौथी बात बताने चल रहे हैं, टाइप्स ऑफ लीवरेज। टाइप्स ऑफ लीवरेज, टाइप्स ऑफ लीवरेज
मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं जो टाइप्स ऑफ लीवरेज होता है, आपने पढ़ा होगा अगर हमारा यूट्यूब पर लेक्चर। तो लीवरेज के 3 नेचर आप पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड। ये 3 टाइप के लीवरेज। और जब इनकी आप डिग्री निकालेंगे कभी तो इसको बोला जाएगा शॉर्टकट में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, इसकी डिग्री आप निकालेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज, DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तीनों आपको पढ़ना है। इससे कभी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसीलिए प्रैक्टिकल पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक पर मैं पहले आ गया बच्चों, नहीं तो इस टॉपिक पे आने का कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। और भी टॉपिक आपके थे, आपके मन में होगा कि सर आप लीवरेज ही क्यों पहले पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। लीवरेज का एक क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स, लीवरेज का एक क्वेश्चन फुल क्वेश्चन 20 मार्क्स में आता है न्यूमेरिकल के रूप में। इसलिए हमने कहा सीए का टॉपिक भी है, इसको पढ़ाना बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बताने चल रहा हूं। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज बिजनेस में क्या बताता है, आपको ध्यान रखना है। ये बताता है कि जब भी सेल्स जो विक्रय होता है, विक्रय में कोई चेंजेस हो तो इस चेंज की वजह से प्रॉफिट पर क्या असर पड़ता है। इसका मतलब क्या बताता है, इट एक्सप्लेन अबाउट द चेंजेस इन ईबीआईटी ड्यू टू द चेंज इन सेल्स। विक्रय में होने, जैसे सेल्स आपका बढ़ गए, सेल्स आपका जितना बढ़ता जाएगा, ये रिलेशन बता दिया एक तरीके से सेल्स और ईबीआईटी के बीच। सेल्स आपका बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। सेल्स जितनी कम होगी प्रॉफिट भी आपका उतना ही कम होगा। इसका मतलब इट एक्सप्लेन अबाउट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स एंड ईबीआईटी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग लिख लें कंसेप्ट में। It explain about the change in PBIT due to the change in sales. It means, इसका मतलब क्या हुआ, it means ऑपरेटिंग लीवरेज, OL का मतलब होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज applied for the calculation of operating income after change in sales। इसका ये मतलब हुआ कि विक्रय में परिवर्तन होने के बाद ऑपरेटिंग इनकम, किसी कंपनी किसी व्यवसाय के ऑपरेटिंग इनकम में क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में बताता है। इसी को कैलकुलेट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इसका कंसेप्ट क्या है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन, एक रिलेशन पैदा करता है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन contribution and EBIT। ध्यान से समझिए कि किसी व्यवसाय में
कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के रिश्ते को बताता है। और कंट्रीब्यूशन होता क्या, मैंने अभी फॉर्मेट आपको बताया, सेल्स माइनस टीवीसी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो किसी कंपनी के कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के रिश्ते को बताता है, इसको आपको जानना है। इसीलिए आपका फार्मूला बनता है, मैं आपको फार्मूला बता दूं इसी समय। इसी टाइम पर मैं आपको फार्मूला बता दूं कि ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, आपने देखा होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कास्ट अपॉन ईबीआईटी, ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, फटाफट क्वेश्चन नोट किया जाए। सेल्स आपका रुपए में है 5 लाख, टोटल वेरिएबल कास्ट भी आपका 2 लाख है, टीएफसी आपकी 1,20,000 रुपए। सवाल आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन आपका है सेल वैल्यू 5 लाख, टीवीसी 2 लाख, टीएफसी आपका 1,20,000, ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू आपको बताना है। तो फटाफट ऑपरेटिंग लीवरेज की वैल्यू आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब भी आप आंसर करोगे बच्चों, तो आप एक छोटा सा प्यारा सा मार्जिनल कॉस्ट शीट बना लीजिए। मार्जिनल कॉस्ट शीट, मार्जिनल कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, सेल वैल्यू आपको दिख रही है, क्वेश्चन में दिया है सेल वैल्यू ₹5 लाख, प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट, ये आपका 2 लाख रुपए है। तो कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 3 लाख, प्लस टीएफसी 1,20,000। तो आपका आ जाएगा बच्चों ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 1,80,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा 1,80,000 रुपए। अब आपको पहला सवाल इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज बताइए। तो आपका जवाब क्या होगा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और कंट्रीब्यूशन आपका है 3 लाख, ईबीआईटी आपके पास है 1,80। ये आपको रिश्ता बता देंगे, यानी इनके बीच का जो रेशियो बनेगा वो 30 और 18 रुपए का बनेगा। या और छोटा करना चाहें या और आप कम करना चाहें तो रेशियो आपको दिख गया 5 और 3 का। तो ये रिलेशन बताता है। मैंने क्या डेफिनेशन दिया, इट एक्सप्लेन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी ऑफ ए बिजनेस। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है आप जानते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप करेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि ये सब प्रैक्टिस में करा चुका हूं, मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, याद करिए यूट्यूब पर इसको। यूनिट सोल्ड 10,000, सेल्स है ₹100 पर यूनिट। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, 10,000 यूनिट आपको बेचना है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और टीवीसी जो है टोटल वेरिएबल कास्ट, ये ₹40 पर यूनिट, एक यूनिट पर 40 रुपए। अब टीएफसी तो आपका फिक्स होता है बच्चों, टीएफसी सपोज करिए 2 लाख है। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए।
फटाफट देख के क्वेश्चन जल्दी से करिए। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ये आपको बताना है फिलहाल। तो इस क्वेश्चन को देखने पर आपको क्या लग रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। आपको पहले मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाना होगा। आपको 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल जब आएगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहता है कंसेप्ट में। आप फटाफट फटाफट करके इसको एक मार्जिनल कॉस्ट शीट आप बना लेंगे। इसमें मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है आज, मैं लगातार केवल वही चीज पढ़ाया हूं जो आप पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा भी आगे हो जाऊंगा। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, ये 10 लाख रुपए हो जाएगा। पीवीसी एक यूनिट पर 40 रुपए है, तो 10,000 यूनिट पर 4 लाख हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 6 लाख। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। प्लस टीएफसी टोटल फिक्स कास्ट, ये 2 लाख रुपए है पूरे कंपनी का इस टर्नओवर पर। पीवीआईटी आपका बचेगा 4 लाख। ये अब आपसे सवाल पूछा गया कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकालिए, तो आंसर आप क्या देंगे? ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या मैंने बताया था? फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीआईटी, इनके बीच का रेशियो निकालना है। कंट्रीब्यूशन आपका 6 लाख रुपए है और ईवीआईटी आपका 4 लाख। ये रेशियो बन गया 6 और 4 का, यानी 3:2 का ये रेशियो। कि अगर किसी संस्था में कंट्रीब्यूशन 3 रुपए है, ईवीआईटी 2 रुपए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज इसमें और बता देना है, तो फार्मूला है, कभी कभी पूछा था व्हाट आर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री मतलब होता है रिजल्ट। जैसे आप रिजल्ट लेते हैं, आप बीकॉम कर लिए पूरी तरीके से, और बीकॉम करने के बाद आप लास्ट में ध्यान रखें मार्कशीट ले लिए, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं जब तक आप डिग्री नहीं लेते। परिणाम क्या है आपका? डिग्री। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला भी आपको पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप डिग्री आप ऑपरेटिंग लीवरेज पढ़ेंगे तो फार्मूला होगा DOL। DOL का मतलब होता है डिग्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू होता है कि परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आपका लास्ट में वही कंसेप्ट आ गया जो शुरू हुआ। ऑपरेटिंग लीवरेज का कंसेप्ट यही बताया गया था कि सेल्स में परिवर्तन होने की वजह से लाभ पर क्या असर पड़ता है, ईवीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर क्या असर होता है, ये चीज आ गई डिग्री में। डिग्री आपका परिणाम बताता है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। जैसे आपका सेल्स में सपोज करिए 50% चेंजेस हुए और इसकी वजह से ये आपका प्रॉफिट 100% चेंज हो गया। इनका आपका डिग्री क्या दिख रहा है? डिग्री आपका 2:1 का दिख रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं डिग्री आपका सेल्स में 1 रुपए का परिवर्तन होने से हमारा जो लाभ है वो 2 रुपए बढ़ जा रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बताता क्या है कि ये रियल चीज को बताता है। शुरुआत का कंसेप्ट प्रूव कर देता है। क्या कंसेप्ट था आपको याद करिए। ऑपरेटिंग लीवरेज एक्सप्लेन अबाउट द चेंज इन ईवीआईटी ड्यू टू द चेंज इन सेल्स। सेल्स में परिवर्तन होने की वजह से, विक्रय में परिवर्तन होने की वजह से ईवीआईटी में होने वाले चेंज को बताने लगा ये बात। अब परसेंटेज चेंज, जैसे आप इलास्टिसिटी आप डिमांड पढ़ते थे, पहले की डिमांड इतनी है इतना, बाद में चेंज हो गए। पहले की प्राइस इतना है, बाद में चेंज हो गए। आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते थे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालते थे, तब एक फार्मूला बनता था। यहाँ पर आपको दो चीजों की कैलकुलेट करने की जरूरत है। पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि परसेंटेज चेंज इन ईवीआईटी क्या है। ये 2 पीरियड में आपकी ईवीआईटी का चेंज बताता है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है।
दो पीरियड, जैसे मान लीजिए 2011, चेंज हमेशा परिवर्तन हमेशा वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में होता है बच्चों। जब तक आपको परिवर्तन देखना हो, वर्तमान में क्या परिवर्तन है, जो आपका थोबड़ा अभी वही थोबड़ा रहेगा, लेकिन कल हो ना हो, कल वाले कंसेप्ट पर इसके चेंज होने की बात। जैसे पहले आपका EBIT 5 लाख था, अब 6 लाख हो गया, ये बात। तो कितने का चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज निकालिए। तो आप बताएंगे इसमें परसेंटेज चेंज जो भी आपका होगा वो सीधे सीधे आपका 1 लाख रुपए का दिख रहा है। और 5 लाख पर अगर 1 लाख रुपए का चेंजेज है, इसको आप बोलेंगे, इसको प्रॉफिट P1 और P0 बोल, इसको P0 शुरू का प्रॉफिट बोल सकते हैं, इसको P1 बोलेंगे, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट। अब आप क्या कर सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है, परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, जैसे आप डिमांड में निकालते हैं, तो P1 माइनस P0 अपन P0 इंटू 100 कर दीजिए। ये मैथमेटिकल में पढ़ाता हूं, हमेशा ध्यान रखिए। यानी 6 लाख माइनस 5 लाख अपन 5 लाख इंटू 100, यानी आपका ये 20% चेंज हो गया। EBIT में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20%। EBIT में होने वाला परिवर्तन कितना है, 20%। इसी तरीके से हमको एक चीज और ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात, चेंज इन सेल्स, विक्रय में परिवर्तन, ये भी आप जरा देखिए। जैसे 2011 और 2012 का ले लो, सेल्स की बात हम लोग कर लें। 2011 में अगर मान लीजिए 10 लाख था और इसमें ये 15 लाख हो गया, तो कितने का चेंजेस हुआ, इसको आप बोलेंगे S0, यानी शुरू का सेल है, या आपका S1 मतलब इसके बाद होने वाला सेल। इसका फार्मूला क्या बनेगा, चेंज इन सेल्स का क्या फार्मूला बनेगा, चेंज इन सेल्स का फार्मूला बनेगा S1 माइनस S0 अपॉन S0 इंटू 100, ये बात। यानी 15 लाख माइनस 10 लाख, 15 लाख माइनस 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ये यानी 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 50% चेंजेस। कंसेप्चुअल प्लेटफॉर्म में है, ये आपका क्या था, EBIT था, ये आपका EBIT यानी प्रॉफिट था। फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट को P0 और इसके बाद को P1 बोलेंगे, तो चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकलेगा, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। और चेंज इन सेल कैसे निकालेंगे, ये फर्स्ट ईयर का सेल है, सेकंड ईयर का सेल है, S1 माइनस S0 अपॉन S0 इंटू 100, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, अब आपको ये दोनों पता चल गया कि 20% चेंज हुआ प्रॉफिट, 50% सेल में चेंज होने की वजह से। तो डिग्री DFL क्या होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपको डिग्री आप ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकलेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फार्मूला मैंने आपको बताया था, चेंज इन EBIT अपॉन चेंज इन सेल्स, वो भी कौन कैसा चेंज, परसेंटेज चेंज। EBIT आपका 20% चेंज होता है 50% की सेल की वजह से, ये आपको ध्यान रखना है। 0.4 आ जाएगा आंसर अगर आप चाहें, 0.4, इट शुड बी करेक्ट आंसर फॉर यू। तो मैंने बच्चों आज YouTube पर वही लेक्चर पढ़ाया था जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज, सैटरडे आपका लीवरेज ही, या सॉरी सैटरडे आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर रहेगा, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। लीवरेज में मैंने एक लीवरेज आपको पढ़ा दिया है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज, ये बात आपको ध्यान रखना है। अभी और 2 लीवरेज है, अगले सैटरडे को मैं पढ़ाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।